तो दोस्तों स्वागत है सभी का विज्ञान कक्षा 10। ये रहा 2024 का पेपर। ठीक है, ये 2024 का फुल सॉल्यूशन लाए हैं आपके लिए। इसके बाद 2023 का भी हमारे पास पेपर है, इसका भी पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है। 90% तैयारी आपकी अपने आप हो जाएगी, बस ये वीडियो एंड तक देख लेना। आपकी हाई स्कूल क्लास 10th यूपी बोर्ड की तैयारी दोस्तों कंप्लीट हो जाएगी, लगभग आधे से ज्यादा प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाले हैं। तो सबसे पहले 2023 का पेपर देख लेते हैं। विज्ञान का 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का ये पेपर होने वाला है। इसके बाद प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, खंड आ और खंड बा। खंड आ तथा खंड बा 3 उपभागों व सेकंड थर्ड में है। फर्स्ट में फिजिक्स होगा, सेकंड में केमिस्ट्री और थर्ड में बायो के क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं OMR के, जिसमें सही विकल्प का चुनाव करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से विकल्प हमें भरना होता है। इसमें लिखना नहीं होता कॉपी पर, OMR शीट मिलती है जिसका उत्तर आपको OMR में फिल करना होता है, भरना होता है, काटना नहीं है। इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग आपको अपनी OMR शीट पर नहीं करना है। खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न होते हैं, जिनको हम इस तरह की जो हमें कॉपी मिलती है, ठीक है, उसमें हमें करना होता है, लिखना होते हैं उनके आंसर। और खंड बा के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्न एक साथ करना है, प्रत्येक उपभाग नए प्रश्न से आरंभ किया जाए। ठीक है, सभी प्रश्न निवारित। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले OMR शीट के प्रश्न लेते हैं। OMR शीट पर जो प्रश्न करना है, बहुविकल्पीय प्रश्न, विज्ञान क्लास 10th। प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए, या इनमें से सभी। तो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं बच्चों, वो सभी के लिए इनमें से सही होते हैं। ये डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, या A और C द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन होगा अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। आगे चलते हैं, यहां पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ क्या कहलाता है? चालक, अर्धचालक, अतिचालक, या फिर विद्युत रोधी। तो ऐसा पदार्थ जिसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है उसे विद्युत रोधी कहते हैं। डी वाला ऑप्शन आप अपनी OMR पर फिल करेंगे। अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति, ठीक है, जिसको P से भी शो करते हैं, P बराबर W/T। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वोल्ट, वाट, जूल, या फिर कूलम। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वाट इसकी इकाई हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है यहां पर, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना हो जाएगा? तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, एक फॉर्मूला आपने सुना होगा, H बराबर I स्क्वायर RT। ये विद्युत ऊष्मा का जो सूत्र होता है, जो उत्सर्जित ऊष्मा होती है, ठीक है, किसी तार से, तो ये क्या होती है, हम धारा अगर 3 गुनी कर देंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो धारा कितनी हो जाएगी? 9 गुनी हो जाएगी, क्योंकि ऊष्मा प्रोपोर्शनल होता है I के स्क्वायर के। तो धारा 3 गुनी करेंगे तो विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देंगे तो उत्पन्न ऊष्मा यानी H कितना हो जाएगी? 9 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में कौन सा दोष होगा? ठीक है, दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता, तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, तो दूर की नहीं देख पाता है और पास की देख लेता है, तो मतलब निकट दृष्टि दोष है। अगर दूर की देख लेता है, पास की नहीं देख पाता है, ठीक है, दूर की देख लेता है, तो फिर उसे दूर की वस्तु अगर देख लेता है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। यानी कि
यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं कि एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, ठीक है, यानी कि निकट की देख लेता है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की देख सकता है और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिख सकती है, तो निकट होगा। अगर दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से देख सकता है तो उसे दूर दृष्टि दोष होगा। अगला है कि एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाती है, वस्तु की स्थिति क्या होगी? एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु की स्थिति क्या होगी? फोकस पर, ध्रुव और फोकस पर, वक्रता पर या अनंत पर? तो ये स्थिति होगी अनंत पर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर केमिस्ट्री के प्रश्न आए हैं कि कार्बन में वायु को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना किसका उदाहरण है? तो कार्बन को अगर हम वायु में जलाते हैं, कार्बन और वायु की ऑक्सीजन दहन होगा, CO2 बनती है, दो अभिकर्मक थे, उत्पाद एक बना, तो कैसी अभिक्रिया होगी? ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। संयोजित हो गए कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, क्या हो गया? संयोजित हो गए, तो ये कैसे अभिक्रिया हुई? संयोजन अभिक्रिया यहाँ पर हो जाएगी। पहला वाला ऑप्शन आप लगाएंगे OMR में। अगला क्वेश्चन है, जिंक पाउडर पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो जिंक चूर्ण या जिंक पाउडर पर अगर हम तनु H2SO4 की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाता है? ZnSO4 बन जाता है, ZnSO4 बन जाता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकलती है। ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बन जाता है, जिंक H2SO4 क्या बन जाता है? जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बाहर निकलती है। तो जिंक पाउडर पर अगर हम H2SO4 की रिएक्शन कराते हैं, जिंक पाउडर पर H2SO4 की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है? ZnSO4 बन जाता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बाहर निकल जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं कि सामान्य तापक्रम तथा दाब में, सामान्य ताप और दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु कौन है? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या आयोडीन? तो सामान्य तापक्रम और सामान्य दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु कौन सी होती है? ब्रोमीन होती है। ब्रोमीन का चिन्ह क्या होता है बच्चों? ब्रोमीन का चिन्ह होता है Br, ठीक है। अब इसका परमाणु क्रमांक आप बता दो कि ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। कमेंट करके आप बता दो कि ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। नेक्स्ट चलते हैं कि प्रोपेनॉन। अगला क्वेश्चन है कि प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह है, OH, COOH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O या फिर CHO। यहाँ पे चारों ग्रुप कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहले जो OH ग्रुप दिया हुआ है उसे हाइड्रोक्सी ग्रुप या एल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पर COOH, ये कार्बोक्सी ग्रुप हो जाएगा। कार्बोक्सी जो एसिड का होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक इंग्लिश में लिख देते हैं। कार्बोक्साइलिक एसिड जो होते हैं कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। ये जो है थर्ड वन, ये है प्रोपेनॉन, यानी कीटोनिक समूह जो है वो है C डबल बॉन्ड। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो समूह है ये कीटोन वाला है। जो प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 इधर भी होगा, तो ये यहाँ पर प्रोपेनॉन में समूह पाया जाएगा, तीसरा वाला ये सही आंसर है। ये एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। CHO कौन सा ग्रुप होता है बच्चों? CHO ग्रुप जो होता है ये एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है, एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर ये होता है। अगला देखते हैं बच्चों की नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे फिर से क्रियात्मक समूह पर है कि मिलान करना है कि कौन से स्ट्रक्चर में कौन सा क्रियात्मक समूह है। कॉलम ए, कॉलम बी में स्ट्रक्चर दिए हैं, कॉलम ए में यहाँ पर नाम लिखा है उस प्रकार के यौगिक का। तो एल्डिहाइड CHO किसमें है? यहाँ पर है CHO, तो ए वाला हम बी के साथ मिला देंगे। एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड,
एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन सिंगल बॉन्ड, इतना जानते होंगे आप। तो एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड कहां पर उपस्थित है, तो ये देखो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है। तो ये जो एल्काइन है इसको हम बी को डी के साथ मिला देंगे, बी को डी के साथ मिला देंगे। इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होंगे COOH, COOH, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम इस वाले समूह से जो ये पाया गया है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके साथ मिला देंगे, C को A के साथ मिला देंगे। और हेलो एल्केन, यानी जो हेलो एल्केन में कौन से ग्रुप होते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो, कोई भी ग्रुप है तो वो हेलो एल्केन कहलाते हैं। तो देखो इसमें यहाँ पर ब्रोमो उपस्थित है, तो यहाँ पर हेलो एल्केन डी को सी के साथ हम मिला देंगे, कैपिटल डी को स्मॉल सी के साथ मिला देंगे। तो इस तरह से ये जो कोड बन जाएगा ए का बी के साथ, ए का बी के साथ, ठीक है, ए का बी के साथ, बी का डी के साथ, सी का ए के साथ और डी का सी के साथ। तो यहाँ पे ये वाला जो कोड है, ये वाली कोडिंग है, ये सही ऑप्शन होगी, डी वाला आप लगाएंगे। अगला है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है आपको बताना है। तो हम जानते हैं कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,4 होता है, चार इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश में होते हैं, जिससे ये 4 सिंगल बॉन्ड बना लेता है, इसलिए यहाँ पर कौन से लगाएंगे, 4, ठीक है। कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होगी, बी वाला आप फिल करेंगे अपनी OMR शीट पर। नेक्स्ट चलते हैं, बायो के क्वेश्चन आ गए हैं। बायो के क्वेश्चन देखते हैं कि वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर के बाहर किया जाता है, जनन, उत्सर्जन, पाचन या परिसंचरण। तो ये वह प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है, क्या कहते हैं, उत्सर्जन। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक अभिक्रिया नहीं होती, तो क्या नहीं होता, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना, ये तो होता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, ये भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स में अपचयित हो जाते हैं, ये भी होता है। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन, ये नहीं होता है, तो 4 वाला ऑप्शन आप लगाएंगे। अगला है प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दी थी, चार्ल्स डार्विन ने दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे, सरसों, साइट्रस, अरहर या मटर, तो किस पे किए थे, मीठी मटर के पौधों पर किए थे, डी वाला आप भरेंगे। निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं, पपीता, गुड़हल, सरसों या मटर, तो पपीता आप लगाएंगे। मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय या योनि, तो ये इसका आप सी ऑप्शन लगाएंगे, गर्भाशय। अगला, किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यह प्रक्रम सामान्यतः यीस्ट में होता है, इस क्रिया में पायरुवेट या पायरुविक अम्ल CO2 व एथेनॉल में परिवर्तित होता है, और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में किण्वन नहीं होता, किण्वन माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर होता है, तो डी वाला आप लगाएंगे। इसके बाद अब देख लेते हैं यहाँ पे वर्णात्मक प्रश्न में क्या पूछा गया है। वर्णात्मक प्रश्न में आप देखोगे कि वर्णात्मक प्रश्न में सबसे पहले अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोग लिखो। अवतल दर्पण के 2 उपयोग आपको लिखने हैं। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख खींचिए जबकि वस्तु ए अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो, और बी क्या है, फोकस एवं दर्पण के ध्रुव के बीच हो। अगला आपसे कहा गया है कि अपवर्तन के नियम भैया क्या है, ये आपको लिखना है। अपवर्तन के नियम, 3 सेंटीमीटर की वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत है, लेंस की फोकस दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या हम इस प्रतिबिंब को पर्दे पर देख सकते हैं। अगला है ओम का नियम, V = IR, ये वाला आप लिखेंगे, ठीक है।
किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले दो कारक लंबाई और ताप हो जाएंगे। 400 वाट का एक बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा है। बल्ब केवल 5 मिनट उपयोग में लाया जाता है। बल्ब केवल 5 मिनट उपयोग में लाया जाता है। बल्ब में प्रवाहित धारा तथा इससे उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निकालिए। इसके बाद यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख करना है। किसी सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के कॉर्कस्क्रू नियम को परिभाषित करो। किसी ऊर्ध्वाधर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाओ। किसी प्रदत्त क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कीजिए। नहीं आता ये वाला तो आप कर सकते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझाओ। विद्युत जनित्र द्वारा विद्युत उत्पादन किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग होता है। किसी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाकर उसकी कार्यविधि समझाओ। भारत में आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्यावर्ती धारा शक्ति की आवृत्ति क्या होती है। जो हमारे यहाँ लाइट आती है उसकी शक्ति क्या होती है। यहाँ पर दो समीकरण संतुलन करना है, ठीक है, सिंपल से रिएक्शन है, इनको संतुलित करना है। अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu में अभिकारक तथा उत्पाद के नाम बताइए। तो ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट है, ये फेरस सल्फेट और ये कॉपर है। अभिकारक ये दोनों हैं, उत्पाद ये दोनों हैं। ऊष्मीय अपघटन की अभिक्रिया का उदाहरण CaCO3 गर्म कर देंगे CaO प्लस CO2 ऊष्मा से कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन हो गया, तलई चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। इसके बाद यहाँ पर IUPAC नाम लिखना है, तो इसका हो जाएगा प्रोपाइन 1, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन 1। और ये सेकंड वाला हो जाएगा, इसका नाम ब्यूटेनल हो जाएगा। 1 2 3 4 कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप ब्यूटेनल। इसके बाद निम्नलिखित तत्वों के परमाणु संख्या संयोजकता नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, ठीक है, मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12, मैग्नीशियम की संयोजकता 2, नाइट्रोजन की संयोजकता 3। अगला है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हर साल आता है, जरूर तैयार करना भैया संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके बाद संक्षारण या जंग लगना आप तैयार करेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया तैयार करेंगे। ये वाला नहीं करना है तो आप कर सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण और दो उपयोग। क्षार और अम्ल से आप क्या समझते हैं। दैनिक जीवन में पीएच के दो उपयोग लिखिए। अब आ जाता है सब सेक्शन 3 उपभाग 3 बायोलॉजी के क्वेश्चन। पोषण किसे कहते हैं। स्वपोषी और परपोषी पोषण का उपयुक्त उदाहरण देकर आपको वर्णन करना है। पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है आपको, पुष्पांगों के नाम, ठीक है। पुष्प का जो चित्र होता है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। सबसे बाहर होता है कैलिक्स, फिर होते हैं अंदर पत्तियां यानी कोरोला, फिर आता है पुमंग यानी कि पोमंग आते हैं, फिर बीच में आती है जायांग जो कि स्त्री जनन अंग होते हैं, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं फ्लावर के। तो इस तरह का एक अनुदैर्ध्य काट का चित्र होता है। चित्र का भी हम एक वीडियो लाने वाले जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम कवर करेंगे। तो पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का एक सिंपल सा चित्र आप रेडी रखना, ठीक है। उसका स्वच्छ नामांकित चित्र आपको आना चाहिए और विभिन्न पुष्पांगों का वर्णन करना भैया, किसके क्या कार्य हैं, दल के क्या कार्य हैं, बाह्य दल पुंज के क्या कार्य हैं, दल पुंज के क्या कार्य हैं, एंड्रोशियम यानी कि पुमंग के क्या कार्य हैं और गाइनीशियम जायांग के क्या कार्य है। लिंग निर्धारण का क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा पेपर में। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करो। प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये पर्यावरण या जो लास्ट में चैप्टर होता है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आ गया। एक नहीं आता तो मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करो, ये आप सचित्र वर्णन करेंगे। इसके अलावा मानव हृदय के अनुप्रस्थ काट का चित्र आपको होना चाहिए। मानव किडनी जो होती है, मानव वृक्क का आपको अनुदैर्ध्य काट का चित्र आना चाहिए, ठीक है। वो इंटरनल स्ट्रक्चर आंतरिक संरचना। न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, जो तंत्रिका कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका होती है बच्चों, उसका डायग्राम आप तैयार कर लेना। तंत्रिका कोशिका जिसको न्यूरॉन भी कहते हैं हम, उसका डायग्राम आप तैयार रखेंगे। इसके अलावा आप वृक्क की अनुप्रस्थ काट, वृक्क जिसको किडनी भी कहते हैं, इसकी अनुप्रस्थ काट का चित्र तैयार रखेंगे। अनुप्रस्थ काट का चित्र आप बनाएंगे। और हृदय की आंतरिक संरचना, हृदय की
हृदय की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र आप तैयार रखना। ये वो चित्र हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पूरा पेपर था 2024 का। इसी तरह से 2023 का भी हम पेपर कवर कर लेंगे। ठीक है, ये 2024 का था, 2023 का इसके ऊपर था, तो ये 2023 का पेपर था, 2024 का भी हम कवर कर लेंगे इसी प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर आप 2024 का भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक से एक बढ़कर अच्छे न्यूमेरिकल हैं, इनको पूरा सॉल्व करेंगे। यहां पर देख सकते हैं आप, क्वेश्चन हैं जबरदस्त, बहुविकल्पीय सभी सॉल्व किए हुए हैं। तो चैनल से जुड़ जाओ, पूरी तैयारी आपकी होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। 2024 का पेपर हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेपर में इंग्लिश वर्जन भी यहां पर दिया हुआ है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम दोस्तों। इसी तरह से तैयारी के वीडियोस आते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।